नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का जो चैप्टर 13 है प्रोबेबिलिटी में बात कर रहा हूं। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है 13.3 जिसमें आप बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड इक्वेशन सोल्व करते हो। और ये जो बेस्ड थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 90% चांस है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने का। और ये जो बेस्ड थ्योरम है, डायरेक्ट अगर आप बेस्ड थ्योरम से स्टार्ट करोगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो इस बेस्ड थ्योरम को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये 2 पॉइंट और पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, और उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर हम आएंगे बेस्ड थ्योरम पे। और कई बच्चों को हो सकता है डाउट हो कि सर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस्ड थ्योरम में हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, वो डिफरेंस कैसे किया जाएगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इन तीनों पॉइंट को मैं एक एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे, एक इसका एग्जांपल लेंगे, एक इसका एग्जांपल लेंगे। फिर एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज 13.3 है उसके 2 क्वेश्चन में और करवाऊंगा। वो करवाने के बाद बाकी जो क्वेश्चंस है, इस बात की फुल गारंटी है कि आप बाकी क्वेश्चंस को खुद चुटकियों में कर लोगे। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझोगे। तो सबसे पहले हम बात करें पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होता क्या है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं लिखता चल रहा हूं यहाँ पे, साथ के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। ए सेट ऑफ इवेंट्स, यहां पे इवेंट्स का सेट होगा। अब इवेंट्स का सेट है तो वो जो इवेंट्स है उनको मैं ले रहा हूं E1, E2, E3 एंड सो ऑन, सपोज En, ये मैंने n एलिमेंट्स का एक सेट बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे E1, E2, E3 अप टू En, ये क्या है, n इवेंट्स है, ओके। इन इवेंट्स के इस सेट को हम पार्टीशन बोलेंगे सैंपल स्पेस का। तो क्या लिखे, इज सेट टू बी partition of sample space। कैपिटल एस, सैंपल स्पेस को इन जनरल हम एस से डिनोट करते हैं, तो मैंने यहां पे एस लिखा है। इफ ये जो आपके पास इवेंट्स है, इन इवेंट्स के सेट को हम इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन बोलेंगे। कब, अगर 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो। नंबर वन क्या, EI intersection EJ equal 5 for each I and J where I and J are 1, 2, 3 up to n। अब इसका मीनिंग समझो। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी आपके पास इवेंट्स हैं, किन्हीं भी दो का आप जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो 5 आ जाना चाहिए, ठीक है। डिसजॉइंट वाला केस होना चाहिए, ओके। डिसजॉइंट इवेंट्स होनी चाहिए। डिसजॉइंट में आप यही करते थे कि दो, जैसे मैं E1 E2 की बात करूं तो इनका इंटरसेक्शन अगर 5 आ रहा है तो उसको हम डिसजॉइंट बोलते थे, ठीक है। नंबर 1 ये आपको याद रखना है। और यहां पे मैंने लिखा फॉर ईच आई, खुद का नहीं, खुद का बोलने का मतलब I और J इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे E1 और E1 का आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो तो E1 आएगा, लेकिन किसी भी दो का, किन्हीं भी दो का, जैसे आपने E1 का और E3 का इंटरसेक्शन लिया तो वो 5 आना चाहिए। E1 के अलावा बाकी जो भी इवेंट्स है उनके साथ इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए। ऐसे ही E2 का, किन्हीं भी दो का आप जब इंटरसेक्शन लोगे दो इवेंट्स का, किन्हीं भी दो इवेंट्स का, तो वो 5 आना चाहिए। पहली कंडीशन ये डिस्टेंट वाला केस है, ठीक है। नंबर 2 में क्या, ये जो भी आपके पास इवेंट्स है जब आप इनका यूनियन लोगे तो वो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन En। जब इन सभी इवेंट्स का हम यूनियन ले तो सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, यानी एस के इक्वल आना चाहिए इन सभी का यूनियन, ओके। तो यहां पे आपने 2 पॉइंट जो पढ़े, तो ये जो 2 पॉइंट है ये आपने पहले भी कहीं पढ़े हैं। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में EI और EJ का इंटरसेक्शन आप 5 लेते थे, तो वही केस है। और इन सभी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस बन रहा है, तो ये एडजस्टिव इवेंट को डिनोट करता है। इसका मतलब अगर ये सेट
एस का पार्टीशन आप बता रहे हो, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडजेस्टिव वाली केस आपके पास होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ये वाला केस है, एडजेस्टिव वाला ये केस है, ठीक है, ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि जो भी आपके पास इवेंट्स हैं इन सभी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम निकालें तो वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। PEI ग्रेटर देन 0 फॉर ईच आई इक्वल 1 2 अप टू n। जितने भी इवेंट्स हैं आपके पास उन सभी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। और ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और बाकी जो भी इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी 0 रेख के बीच होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बेशक वो 1 हो तो भी ठीक है, 1 से छोटी हो, 0 से बड़ी होनी चाहिए तो भी ठीक है। तो ये 3 केस अगर आपको मिल रहे हैं तो वो जो इवेंट्स है, वो जो पूरा सेट है, वो पूरा सेट सैंपल स्पेस एस का पार्टीशन कहलाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल में कुछ इस टाइप का लेता हूं कि मान लो मेरे पास कोई एक डाइस है और उसको मैंने थ्रो किया, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, सैंपल पॉइंट क्या क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सैंपल पॉइंट बनेंगे आपके पास। अब यहां पे मैंने सपोज कोई 2 इवेंट ली, सपोज एक तो ले ली E1, और E1 इस तरीके से ली कि यहां से आप जो भी कोई एक नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वो सपोज E1 नंबर है, तो इवेंट E1 कैसे डिफाइन है, गेटिंग एन इवन नंबर। और दूसरी इवेंट सपोज E2 मैंने कैसे ली, गेटिंग एन ओड नंबर, ठीक है। तो जो इवेंट E1 है, तो E1 में पॉइंट क्या क्या बनेंगे, देखो ओड नंबर इनमें से कौन, सॉरी इवन नंबर इनमें से कौन कौन आ रहा है, 2 4 एंड 6। और इवेंट E2 के एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, ओड नंबर होने चाहिए 1 3 5, ये ओड नंबर है 1 3 एंड 5। अब ये मैंने 2 इवेंट बना लिए हैं, ठीक है। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि क्या ये दोनों इवेंट इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रही है, तो उसके लिए ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भी आपके पास इवेंट है, किन्हीं भी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन, मैंने तो केवल 2 ही इवेंट लिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है क्या, चेक करते हैं। E1 इंटरसेक्शन हेयर, E1 इंटरसेक्शन E2, देखो कितना आ रहा है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, कोई नहीं है कॉमन, इसका मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो डिसजॉइंट वाला केस तो आपको मिल गया, नंबर 1 मिल गया। सेकंड में क्या था कि E1 और E2 जो भी आपके पास इवेंट है उनका जब आप यूनियन करोगे, E1 यूनियन E2, तो सैंपल स्पेस आना चाहिए। E1 क्या है, देखो 2 4 6, इसका यूनियन किसके साथ, E2 वाले के साथ, 1 3 5 के साथ। अब यूनियन का मीनिंग क्या होता है, जैसे आपने इन दोनों का यूनियन लिया, तो यूनियन का मीनिंग है कि E1 का और E2 का हर एक पॉइंट शामिल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे पॉइंट आपको लेने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है, ना तो E1 का छोड़ना है ना ही E2 का छोड़ना है। तो आपके पास पॉइंट क्या क्या बनेंगे, 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा, ठीक है। इसमें E1 के भी सारे हैं और E2 के भी सारे पॉइंट है। और ये क्या है, यही तो S था, आ गया S, ये ऐसे बोल रहे थे आप इसको, ठीक है। तो दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो चुके हैं। नंबर 3 पे क्या है, जो भी आपके पास इवेंट है उन सभी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो अब मैं इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी अगर मैं चेक करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 2 3 आउट ऑफ 6, दैट इज 1/2। और अगर मैं E2 की प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, वो कितनी आ रही है, E2 में कितने एलिमेंट है, फेवरेबल आउटकम 3, टोटल पॉसिबल आउटकम 6, दैट इज 1/2। ये दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब थर्ड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो E1 और E2 है ना, ये S का पार्टीशन है, हेंस E1 एंड E2 आर पार्टीशन। ये तो मैंने इवेंट लिखी हैं, ठीक है, आप इनको सेट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कैसे, E1, E2, इनका मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है।
तो इन दोनों इवेंट का जो मैंने सेट बनाया, ये सेट पार्टीशन होगा, इज पार्टीशन, ये आर है, ऑफ सैंपल स्पेस, एस मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। पार्टीशन का जब भी कहीं जिक्र हो तो जहां भी पार्टीशन लिखा मिल जाए सैंपल स्पेस का, उसका मीनिंग आप इन 3 पॉइंट से समझोगे। तो जहां भी हमको पार्टीशन वर्ड मिलेगा सैंपल स्पेस का, तो उसका मीनिंग हम इन 3 पॉइंट से समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था, E1, E2, E2, E3 जो भी आपके पास दो इवेंट है वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो भी आपके पास इवेंट्स है उन सभी का यूनियन सैंपल स्पेस एस बनना चाहिए, और जो भी इंडिविजुअल इवेंट्स आपके पास उन सभी की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो जहां भी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस दिखेगा उसका मीनिंग हम ये 3 पॉइंट मान के चलेंगे कि ये पॉइंट हमको गिवन है, मिले हुए हैं। ठीक है, ओके, नंबर वन कंप्लीट है। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस टाइप से लिखी हुई है, लेट E1, E2 अप टू En बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो इस लाइन का मीनिंग आप किससे समझोगे, उन 3 पॉइंट से जो अभी हमने प्रूव किए थे, वो अभी हमने जो पार्टीशन में पढ़ा था। ठीक है, मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट आपके पास इवेंट होंगी, सभी का यूनियन सैंपल स्पेस एस बनेगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो भी इवेंट्स उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो आप ये मान के चलोगे कि ये आपको गिवन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्रेरी इवेंट एसोसिएटेड विद एस, सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड मतलब इसमें से कोई एक आर्बिट्रेरी कोई एक इवेंट ले ली कैपिटल ए, तो उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का उस केस में। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 into conditional probability of event A when event E1 has occurred plus probability of event E2 into conditional probability of event A when event E2 has occurred and so on up to probability of event En into conditional probability of event A when event En has occurred। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन भी हो सकता है आपसे पूछा जाए इस थ्योरम का, तो इसको मैं ड्राइव कर रहा हूं। ओके, तो ड्राइव करने के लिए सबसे पहले आपको ये गिवन है। ठीक है, तो अगर ये पार्टीशन है इसका मतलब वो 3 पॉइंट हमको फ्री में मिल गए। कौन से पार्टीशन में जो हमने पढ़े थे वो, अब किस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी वो पॉइंट हम यूज कर सकते हो उन 3 में से। ठीक है, तो यहां पे पहले मैं उसी को लिख रहा हूं, सिंस E1, E2, E3 अप टू En, ये जो इवेंट्स है इनका जो सेट है वो क्या है, पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। देयरफॉर अगर ये पार्टीशन है तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो भी इवेंट है E1 यूनियन E2 इन सभी का यूनियन क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, ओके, और ये हमको पता है कि उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड कोई भी इवेंट आपने ए ले रखी है। ठीक है, तो उस इवेंट ए का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा एस के साथ तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा। कैसे, देखो ये मान लो सैंपल स्पेस है। ठीक है, और इसका पार्टीशन 3 इवेंट में, एग्जांपल में 3 इवेंट लेके चल रहा हूं। एक तो ये इवेंट ले ली मैंने, इसको मैंने बोल दिया इवेंट E1, एक मैंने ये इवेंट E2 ले ली। ठीक है, और एक ये जो बच गया ये इवेंट E3 ले लिया। ओके, ये पूरा हमारे पास एस था, सैंपल स्पेस था। ठीक है, अब इस सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड मैंने कोई एक इवेंट ले ली, ये कैपिटल ए, जिसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो इवेंट E1, E2, E3 इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रही हैं क्या, बिल्कुल कर रही हैं। क्यों, क्योंकि तीनों पॉइंट इसमें सेटिस्फाइड है। कैसे हैं, पहला पॉइंट क्या था, पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब E1 का E2 के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो कोई पॉइंट कॉमन आया नहीं, ये अलग है इसके पॉइंट अलग है, कोई भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही E2, E3 में भी कोई कॉमन नहीं है, ऐसे ही E1, E3 में भी कॉमन नहीं है। तो पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा क्या था, ये जो भी आपके पास इवेंट है क्या सैंपल स्पेस क्रिएट कर रही है जब इनका यूनियन लेते तब, बिल्कुल कर रही है।
E1 का, E2 का और E3 का यूनियन लोगे तो पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है। यूनियन का मीनिंग यही तो होता है कि इनके सभी पॉइंट आने चाहिए, तो जब इनके सभी पॉइंट को शामिल करोगे तो पूरा एस बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी इसमें इंक्लूड है, और इनकी कुछ ना कुछ, इनमें कुछ पॉइंट होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी आएगी। इवेंट है, श्योर नहीं है, ये हमको पता है। श्योर इवेंट मतलब पूरे एस की बात कर रहा है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका कोई ना कोई पोर्शन है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी, ओके। तो अब जब मैं ये जो भी इवेंट है इनका यूनियन लूंगा तो मेरे को एस मिल रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। दूसरा मैंने क्या लिखा है, ए का जब एस के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए। इसको मैं समझाने के लिए डायग्राम बना रहा था कि ये जो इवेंट ए है इसका इस पूरे के साथ जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो कॉमन पॉइंट कौन से आएंगे, जो ए में है वही तो एस में भी है। इसका मतलब ए का और एस का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए ही तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ए को इधर लिख लो, ए इक्वल ए इंटरसेक्शन एस, ए की मीनिंग है ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल ए इंटरसेक्शन एस को मैं ये लिख रहा हूं, एस की जो वैल्यू है यहां से, तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En, एस की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है, ओके जी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप ब्रैकेट हटाओगे ये वाला, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये तो ब्रैकेट के अंदर चलता जाएगा, ए इंटरसेक्शन तो, और यूनियन ब्रैकेट से बाहर आता जाएगा पेयर वाइज। मतलब ए का इंटरसेक्शन पहले इवेंट E1 के साथ लेंगे, ठीक है, यूनियन बाहर आ जाएगा। फिर ये ए इंटरसेक्शन E2 के साथ जाएगा, ए इंटरसेक्शन E2, यूनियन बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से चलता रहेगा, यूनियन बाहर आएगा, ए इंटरसेक्शन En के साथ आएगा, ये ब्रैकेट है, ए इंटरसेक्शन En, ओके जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, और मेरे को तो ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो बोथ साइड प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दो, पी अप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, तो इधर बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 फिर यूनियन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 फिर यूनियन, एंड सो ऑन। यूनियन इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये इवेंट है ब्रैकेट के अंदर वाली कोई एक इवेंट होगी, ये इवेंट ऐसे ही En वाली, ए इंटरसेक्शन En वाली इवेंट तक, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी डिसजॉइंट है। क्यों, क्योंकि जब आप ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, देखो ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन, ठीक है, ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन, ए का E2 के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पोर्शन, ऐसे ही मान लो E3 के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे, तो क्या चेक करो इनमें कोई कॉमन आया, नहीं आया। इन दोनों में कॉमन देखो है क्या, नहीं है। इन दोनों में है क्या, नहीं है। इन दोनों में है क्या, कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ये भी डिसजॉइंट, ये सारी क्या है, डिसजॉइंट इवेंट्स है, ठीक है। अगर डिसजॉइंट है और ये आपने पढ़ रखा है, चलो मैं साइड में लिख देता हूं उस चीज को, इफ इवेंट ए एंड इवेंट बी आर disjoint events, then probability of A union B क्या बनेगा, probability of A plus probability of B। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये आपको पता है कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 0। तो ए और बी अगर दो डिसजॉइंट इवेंट है तो उस केस में ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी केवल इतने की इक्वल बनेगी, इसकी इक्वल बनेगी, ठीक है। इसका मतलब ए यूनियन बी की जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सेपरेट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, उनके सम की इक्वल आएगी। मतलब ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी प्लस बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ऐसे होता तो प्लस सी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। क्यों, क्योंकि ये तो 0 हो चुका ए और बी डिसजॉइंट होने की वजह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी आपने देखा ए इंटरसेक्शन E1, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी इवेंट है वो सारी की सारी कैसी आ रही है, वो डिसजॉइंट आ रही है। क्यों, कॉमन आपने देखा ना, कुछ नहीं है कॉमन, तो डिसजॉइंट है।
अगर ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं उस केस में इस यूनियन को हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, तो अब मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो गया डिसजॉइंट होने की वजह से, ए इंटरसेक्शन E2 प्लस एंड सो ऑन, ये भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो ए इंटरसेक्शन E1, ए इंटरसेक्शन E2, इनकी वैल्यू, इनकी प्रोबेबिलिटी हम कहां से लिख सकते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। देखो आपने ये पढ़ रखा है, ये रेफर कर रहा हूं मैं, यहां पे कर देता हूं, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ओकर्ड, ये मीनिंग होता है इसका। तो वो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, ये होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालूंगा तो इसको ट्रांसफर करूंगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 किसके इक्वल आया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। तो मैंने इसकी वैल्यू ये निकाली है, तो इसको मैं यहां पे पुट कर सकता हूं इसके बदले। ठीक है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, इसकी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ओकर्ड। ठीक है, ये आ गया प्लस प्लस, ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू में क्या आएगा? जहां पे E1 है वहां पे E2 हो जाएगा, बस बाकी सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ओकर्ड प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट En इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट En हैज ओकर्ड। और ये जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई, यही तो आपको प्रूव करनी थी, और यही क्या है? आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। अब इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसा बनता है। ठीक है, उसके बाद बेस थ्योरम पे आएंगे, फिर दोनों में डिफरेंस हम चेक करेंगे कहां पे डिफरेंस है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब अप्लाई होती है, बेस थ्योरम कब अप्लाई होती है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है वो मैंने बता दिया, अप्लाई कैसे होगी अब उस पे आते हैं, एक एग्जांपल को देखते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को समझने के लिए मैंने ये एग्जांपल 15 लिया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक उसकी जो एक्सरसाइज 13.3 है उससे पहले जो एग्जांपल है उसमें एग्जांपल 15 है ये। और इस एग्जांपल में क्या बोल रखे हैं? ए पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कंस्ट्रक्शन साइट जो है उस पे स्ट्राइक हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अगर साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई स्ट्राइक नहीं हो रही है, कोई हड़ताल नहीं हो रही है, उस केस में काम समय पे पूरा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। ठीक है, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज स्ट्राइक। और 0.32 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे हड़ताल हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, फिर भी काम समय पे पूरा हो रहा है। यानी हड़ताल हो रही है, उस केस में काम समय पे पूरा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई हड़ताल नहीं हो रही है, और फिर काम समय पे पूरा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.80 है। ठीक है जी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट जो होगा वो टाइम पे पूरा हो। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है चाहे हड़ताल हो या ना हो, उसको तो बस इससे मतलब है कि काम समय पे पूरा होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो इवेंट आपके पास इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन करने वाली है। कौन कौन? एक तो ये कि हड़ताल हो, और एक ये कि हड़ताल ना हो, स्ट्राइक हो और स्ट्राइक ना हो। तो इनको मैं लेट कर लेता हूं। आप इसको या तो प्रॉपर वे में लिख के करो, या फिर मैं जिस टेक्निक से बताऊं रॉकेट बनाते हुए उससे कर लो। तो पहले मैं रॉकेट वाली टेक्निक बता रहा हूं, उसके बाद प्रॉपर वे में लिख के कैसे करेंगे उससे बताऊंगा। ठीक है, तो साइड में मैं रॉकेट बना रहा हूं। यहाँ पे आपके पास दो इवेंट है, इवेंट E1 और इवेंट E2।
ठीक है। इवेंट E1 किसको डिनोट कर रहा है कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे हड़ताल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी को। तो यहां पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65। और इवेंट E2 किसको डिनोट कर रही है कि हड़ताल ना हो, हड़ताल नहीं हो मतलब ये जो स्ट्राइक है ये नहीं हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये तो इसकी कॉम्प्लीमेंट इवेंट है तो 1 में से माइनस कर लेंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। ठीक है, ओके। E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई है। ठीक है जी, फिर कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, वो इवेंट ढूंढो आप यहां पे। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि काम समय पे पूरा हो, इसको मैं इवेंट बोल देता हूं, सपोज इवेंट बोल दिया मैंने ए, और इवेंट ए क्या है, वर्क डन, ये कंप्लीट, ठीक है, ऑन टाइम, कार्य समय पे पूरा हो, इस इवेंट को मैंने ए से डिनोट कर लिया। तो अब कार्य समय पे दो तरीके से पूरा हो सकता है, एक तो इस वे से और एक इस वे से। मतलब अगर हड़ताल हो उस केस में काम पूरा हो, ऐसा भी हो सकता है हड़ताल नहीं हो रही है उस केस में काम पूरा हो। ये कौन सी इवेंट है, हड़ताल हो रही है, ठीक है, स्ट्राइक हो रही है, स्ट्राइक हो रही है फिर भी काम समय पे पूरा हो रहा है, एक तो ये तरीका। दूसरा ये तरीका कि स्ट्राइक नहीं हो रही उस केस में भी काम समय पे पूरा हो रहा है। ठीक है, ये दो आपके पास रास्ते हैं, ये आप समझ के चलो। तो ये जो रास्ता है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कार्य समय पे पूरा हो रहा है। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, कब, जब स्ट्राइक हो रही है, जब स्ट्राइक हो रही है उस केस में जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। कितनी है देखो, इसका मीनिंग समझो, यहां पे A/E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसका मीनिंग क्या लेके चलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब ये घटना घटित हो चुकी है उस केस में इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ए किसको डिनोट कर रहा है, वर्क डन ऑन टाइम, वो जो काम है कंस्ट्रक्शन जॉब वो टाइम पे कंप्लीट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, जब E1 किसको लेट किया था आपने, हड़ताल हो उसको लेट किया था ना, हड़ताल हो उस केस में काम समय पे पूरा हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी। और वो आपको कितनी दे रखी है देखो, 0.32 किसकी प्रोबेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, स्ट्राइक हो रही है फिर भी काम समय पे पूरा हो, उस केस की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.32। तो ये वही तो केस है कि कार्य समय पे पूरा हो रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कब, जब हड़ताल हो रही है, और वो कितनी है 0.32। ठीक है, ऐसे ही ये किसको डिनोट करेगा, ये वाला रास्ता, ये डिनोट करेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड। E2 आपने किसको लिया था, हड़ताल नहीं हो रही। ठीक है, तो हड़ताल नहीं हो रही ये आपको पता है, उस केस में इस बात की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या कह रहा है, कार्य समय पे पूरा हो कब, जब हड़ताल नहीं हो रही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो 0.80। इसी बात की तो प्रोबेबिलिटी है कि काम समय पे पूरा हो रहा है कब, जब कोई स्ट्राइक नहीं है, हड़ताल नहीं हो रही, उस केस में काम समय पे पूरा हो, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.80। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो आपके पास फॉर्मूला था उसमें पुट करके सोल्व करना है। एक बार मैं करके बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये आपको निकालनी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी, वर्क डन ऑन टाइम। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने क्या पढ़ा था, ये दो इवेंट है, ये दोनों पार्टीशन कर रही है सैंपल स्पेस का, क्यों, क्योंकि इन दोनों के लिए वो तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहला पॉइंट क्या था, दोनों का इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है ये, इवेंट E1 किसको बोल रहे हो आप, इवेंट E1 बोल रहे हो कि स्ट्राइक हो उसको तो आप ये बोल रहे हो इवेंट E1, और स्ट्राइक नहीं हो उसको E2 बोल रहे हो। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का इंटरसेक्शन आपको पता है फाई आता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एक इवेंट ए है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगी A डैश, और ए डैश का इंटरसेक्शन क्या होता है, हमेशा फाई होता है। ऐसे यहाँ पे ए ना होके E1 E2 है, तो E1 और E2 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई, यानी पेयर वाइज डिसजॉइंट है, पहला पॉइंट सेटिस्फाई है। दूसरा पॉइंट क्या था कि जब मैं इन दोनों का यूनियन लूं तो क्या बन जाना चाहिए, सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। आप चेक करके देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी 1 आ रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, तो वो भी आ रही है, ठीक है। तो E1 E2 सैंपल स्पेस का पार्टीशन तो बना रही है, ठीक है। पार्टीशन बनाएंगी तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास ये जो इवेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है और इस नई इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आपको अभी फॉर्मूला ट्राई किया था वो यूज में लेना होगा, और वो क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 इवेंट E1 हैज ऑकर्ड। यहाँ पे आपके पास 2 इवेंट है तो n तक ना जाके 2 तक ही जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A1 इवेंट E2 हैज ऑकर्ड। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, और वो क्या क्या है देखो। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65 इनटू A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.32 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी है 0.35 इंटू A बाई E2 इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो इनको मल्टीप्लाई करें पहले, तो ये आ रहा है 0.208 प्लस इनका मल्टीप्लाई 0.28, इनको ऐड करोगे तो आएगा 0.22488, ठीक है। ये आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ओके। तो इस टाइप से आप सोल्व कर सकते हो, या फिर मैंने बोला सेकंड मेथड और बताऊंगा इसका प्रॉपर वे में कैसे करोगे। तो प्रॉपर वे में करने के लिए सबसे पहले आपको इवेंट लेट करनी है, लिखना है इवेंट E1 क्या, किसको आपने लेट किया था, इवेंट E1 किसको बोला था, इवेंट E1 कि उस कंस्ट्रक्शन साइट पे स्ट्राइक हो, इसको आपने लिया था, ठीक है। स्ट्राइक ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, इसको मैंने इवेंट E1 बोल दिया, ठीक है। और साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी भी लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कितनी रखी है, स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.65, ओके। इवेंट E2 में किसको लेट कर रहा हूं, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की स्ट्राइक ना हो, नो स्ट्राइक, देयर इज नो स्ट्राइक ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है E1 की, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.65, 1 में माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.35, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, ठीक है। फिर इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि जो काम है ना वो समय पे पूरा हो जाए। इसको मैं इवेंट ए बोल देता हूं, ए से डिनोट कर रहा हूं। इवेंट ए डिफाइन एज कंस्ट्रक्शन जॉब लिखो या फिर वर्क लिखो, एक ही बात है, वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, काम समय पे पूरा हो, इसको मैंने इवेंट ई बोल दिया, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी इसी की तो निकालनी है, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ओके। और आपके पास क्या क्या है वो लिख लो। 0.80 किसकी प्रोबेबिलिटी है, कार्य समय पे पूरा हो इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, आगे देखो इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ये आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई भी स्ट्राइक नहीं है, उस केस में काम समय पे पूरा हो रहा है। तो ये आपको पता है ना कि उस पे साइट उस साइट पे स्ट्राइक नहीं हो रही है, तो स्ट्राइक नहीं होने को आपने क्या बोल रखे E2, इसका मतलब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, और वो आपको कितनी दे रखी है 0.80। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, दूसरी प्रोबेबिलिटी और दे रखी है 0.32 वाली, और वो कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, इस बात की प्रोबेबिलिटी की काम समय पे पूरा होगा कब, अब ये कंडीशन क्या है, इफ देयर इज स्ट्राइक, साइट पे स्ट्राइक हो उस केस में काम समय पे पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है। तो ये भी तो वही कह रहे हैं, ये आपको दे रखा है, यानी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे स्ट्राइक हो रही है उस केस में काम समय पे पूरा हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी है 0.32 है, ठीक है। अब आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
इंटू सॉरी E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A बाई E2। वैल्यू पुट करनी है। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो 0.65 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 0.65 इंटू A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 0.32 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, E2 की प्रोबेबिलिटी है 0.35 इंटू A बाई E2 0.80, और इसी को तो अभी हमने सोल्व किया था ऊपर, तो ये बनेगा आपके पास 0.28 सोल्व करने पे आएगा 0.488। तो इस टाइप से आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के इक्वेशंस को सोल्व करोगे। ठीक है, अब आते हैं बेस्ड थ्योरम पे। तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फिर उस पर बेस्ड इक्वेशन करेंगे। फिर मेन समस्या यहाँ पे आती है कि दोनों में डिफरेंट कैसे करें, हम डिफरेंट चीज होती है दोनों, कैसे पता करें। ठीक है, तो पहले मैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसको लिख रहा हूं। तो अब देखते हैं बेस्ड थ्योरम। इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, लेट E1 E2 अप टू En बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कैपिटल S। यहां तक तो वही है जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, ये पार्टीशन दे दिया, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट आपके पास ऑलरेडी हैं। फिर क्या कह रहा है, इफ कैपिटल A इज एन आर्बिट्रेरी इवेंट फॉर विच P नॉट इक्वल टू 0, यानी इस ये जो आपके पास आर्बिट्रेरी इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, देन फॉर ईच I वेयर I इक्वल 1 टू N the conditional probability of occurrence of EI given that A has occurred is this। मीनिंग समझो क्या है, वहां पे जब आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ी थी तो वहां पे आपके पास क्या था, ये जो A इवेंट थी, जो ऐसे एसोसिएटेड इवेंट थी, इसी की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे थे और वो प्रोबेबिलिटी ये आई थी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो रैंडम आपके पास इवेंट है, जो आर्बिट्रेरी आपने इवेंट ली है, उस इवेंट ए को तो गिवन होगा, ये जो इवेंट ए आपने ली है ये तो गिवन होगी। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, किसकी, ये जो ऑकरेंस है, यहाँ पे लिखा है ना ऑकरेंस इवेंट E1 E2 कुछ भी हो सकता है, EI है। ठीक है, इनमें से कुछ भी। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट EI व्हेन इवेंट A हैज ऑकर्ड, उस केस में प्रोबेबिलिटी ये बनेगी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। नीचे आप देख रहे होंगे ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, और ऊपर PEI बाई A होने का मीनिंग क्या है, अगर मान लो E1 है तो यहाँ पे I की जगह 1 है, PE1 इंटू PA बाई E1। अगर यहाँ पे 2 है तो PE2 इंटू PA बाई E2 होगा। यहाँ पे I की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा दोनों में। ठीक है, यहाँ पे कॉमन रहेगा, यहाँ पे सभी का सम होगा। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे सर चलो ठीक है, ये डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है, फॉर्मूला हमको याद भी है, लेकिन अप्लाई कैसे करें और डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस पता है क्या है, वो डिफरेंस ये है कि जो आपने अभी क्वेश्चन किया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का, इसमें तो ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट आपके पास जो होती है इवेंट ए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली जाती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में। तो और बेस थ्योरम में क्या होता है, ये जो इवेंट ए है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, ये आपको गिवन होगी, इवेंट गिवन होगी, ये मान के चलो आप, ये प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट है ये आपको गिवन होगी। उस केस में इन दोनों में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकलवाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये गिवन होगा, मतलब ये बाई में आएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे E बाई F लिखते हो तो F नीचे होता है, वो गिवन होता है, तो ये F का काम करेगा, गिवन का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप वापस चल रहे हो, आगे नहीं जा रहे। आगे जा रहे थे तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम थी, इस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम काम में ले रहे थे। लेकिन बेस थ्योरम क्या कहती है कि ये इवेंट आपको गिवन है, उस केस में इन दोनों में से क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को टोटल प्रोबेबिलिटी से पूछता तो मैं ऐसे पूछता कि ये आपको पता है कि काम समय पे पूरा हो रहा है, इट इज गिवन दैट कंस्ट्रक्शन जो विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये गिवन है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज स्ट्राइक। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती कि जो आपने काम किया वो स्ट्राइक होने पे किया है, तो आपको फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती बाई ए करके। क्यों? क्योंकि गिवन है, गिवन को बाई के नीचे लिखते हैं हम।
तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करता है ये बेस थ्योरम। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से बता ही देता हूं आपको, ठीक है। तो दूसरा पेज लेना पड़ेगा मेरे को। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 16 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 16 13.3 एक्सरसाइज से पहले 15 एग्जाम्पल के बाद, 16 है तो 15 के बाद ही होगा। और इसमें क्या बोल रखा है, बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ओके, तो मैं दो इवेंट लेट करके चलूं, दो टाइप के बैग है, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड, इनमें इस टाइप की बॉल्स हैं, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल बगैर देखे निकाल ली, ठीक है, फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स, इन दोनों में से किसी एक बैग में से, ठीक है। एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और ये देखा कि उसका रंग लाल है, ठीक है। तो ये आपको गिवन हो गया कि जो बॉल आपने निकाली ना उसका रंग लाल, ये आपको पता लग गया, यानी गिवन इवेंट है आपके पास ये, ठीक है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो बॉल निकाली जिसका रंग आपने चेक किया कि रेड है, ठीक है, ये नोट किया कि उसका जो कलर है वो रेड है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बॉल बैग सेकंड से निकाली। इसका मतलब यहाँ पे बैग E1, यहाँ पे बैग E2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट जो आपको दे दी है रेड बॉल, ड्रॉन बॉल इज रेड, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो गिवन इवेंट है ना ये यहां से आई है या फिर यहां से आई है, ठीक है, बैग सेकंड से आई है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ओके, तो पहले रॉकेट बनाओ और उसकी बत्ती में तिल्ली लगाओ और उड़ा दो, ठीक है। देखो दो इवेंट हमारे पास, इवेंट E1 और E2 है। इवेंट E1 फर्स्ट बैग को बता रहा है, इवेंट E2 सेकंड बैग को बता रहा है, ठीक है। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बताओ, 1/2, क्योंकि हम इवेंट E1 एक बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने में से, दो बैग में से ना। E2 का मतलब क्या है, हम E2 बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, कितने से, इन दोनों में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 1/2 आएगी। ओके, अब ये कह रहा है कि ये इवेंट आपको गिवन है, यहां तक आपको जाना है, तो इधर से आए ऐसे निकल गए, इधर से आए तो ऐसे निकल गए, ठीक है। ये इवेंट मैंने बोल दी सपोज A, और ये A क्या है, ये गिवन है कि जो आपने बॉल निकाली वो कैसी है, रेड है, यानी ड्रॉन बॉल इज रेड, ये गिवन है, ड्रॉन बॉल इज रेड, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो बॉल आपने निकाली रेड बॉल ये सेकंड से आई, यानी E2 से आई, E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी कब, व्हेन इवेंट A1 हैज occurred। तो पूछा क्या है, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज occurred, ये आपको निकालना है, ठीक है। ये आपको गिवन है, गिवन को हमेशा नीचे लिखते हैं, और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है उसको ऊपर लिखते हैं। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो बैग सेकंड से आई है, सेकंड बैग मतलब E2 वाली इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, तो उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे, ठीक है। अब ये जो पथ है और ये जो पाथ है ये भी किन्हीं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ये जो गिवन है ना इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट A की प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट E1 हैज occurred, यानी जो बॉल रेड निकली वो इस रास्ते से होके आई, मतलब वो पहले बैग से आई, तो पहले बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब फर्स्ट बैग में रेड कितनी है 3, तो टोटल कितनी थी 7 फर्स्ट बैग में, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या 3/7, रेड 3 है, फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 3 + 4 7 है, ठीक है। और ये किसको डिनोट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट E2 हैज occurred, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बॉल रेड है कब, जब वो सेकंड बैग से निकाली, तो सेकंड बैग में रेड कितनी है 5, कितने में से 11 में से, तो ये बनेगा 5/11, ठीक है। आपको तो ये निकालना था P E2/A, तो अब बताओ ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी हुई कि नहीं हुई, क्या दे रखा आपको, ये इवेंट दे रखी है, पूछा क्या है रिवर्स, E1 या E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, रिवर्स चल रहे हो आप, तो रिवर्स में क्या यूज करोगे, बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम में इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो गिवन हो गया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड बैग वाले की, उसको आपने E2 बोल लेना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन इवेंट A हैज occurred, और वो क्या होती है, इसको आप ऊपर लिखोगे PE2 इंटू PA/E2, इसका रेसिप्रोकल वाला A/E2, फॉर्मूले आपने यही देखा था, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, एक तो ये एज इट इज आएगा PE2 PA/E2, और इसके अलावा जो बच गया कौन, दो ही तो इवेंट थे आपके पास, तो 1 वाला बच गया, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं इसको PE1
इंटू पी ए बाई ई वन, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पी ई टू देखो क्या है, पी ई टू 1/2 इंटू ए बाई ई टू 5/11, और नीचे क्या आएगा, ये एज इट इज 1/2 5/11 प्लस पी ई वन की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ए बाई ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7 है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ऊपर आएगा 5/22 और नीचे क्या बनेगा 5/22 प्लस 3/14, 5/22 और एलसीएम कितना रहे, तो एलसीएम आएगा इसका, 2 कॉमन आ गया, 11 7 77, 77 गुणा 2 144, 154, 22 7 जा 7 5 जा 35, और 14 से कट करोगे तो ये 7 काटेगा 22 और 2 काटेगा 11 33, तो ये बनेगा 5/22 154 और नीचे कितना हो गया 68, ये 7 जो होता है 7 5 जा 35/68, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन, या फिर आप प्रॉपर तरीके से लिख के करना चाहो तो वो मेथड क्या है वो भी मैं बता देता हूं और करके। ये ब्लर हो रहा है, ये लो अब ठीक है, अब नहीं होगा। तो आपके पास 2 इवेंट थी, इवेंट E1 और इवेंट E2 जो कि सैंपल स्पेस का पार्टीशन करेंगी, ठीक है। इवेंट E1 क्या था कि जो बॉल आपने निकाली वो बैग फर्स्ट से निकाली है ना, तो ऐसा करो पहले हम बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं E1 E2 में, तो बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग फर्स्ट ऐसे कर लो, या फिर सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट, ये लिखना ठीक रहेगा, सिलेक्शन ऑफ बैग सेकेंड, ठीक है। तो अब बताओ यहां से E1 की प्रोबेबिलिटी क्या, बैग आपके पास 2 है, उसमें से पहले बैग फर्स्ट बैग को सिलेक्ट कर रहे हो तो 1/2, और यहां से PE2 क्या आएगा, ये आपको नीचे लिखना होता है, मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ स्पेस की वजह से, बार बार पेज को ऊपर नीचे कौन करे, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, इवेंट ए किसको आप लेट कर रहे हो, जो आपको गिवन है, क्या गिवन है कि जो बॉल आपने निकाली वो कैसी थी, रेड थी, तो क्या लिखें, ड्रॉन बॉल इज रेड, जो गिवन इवेंट है वो मैंने लिख ली है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E1 हैज ऑकर्ड, ये निकाल लो, ये आपको दे रखी है। ये क्या कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल है वो रेड है, कब, जब वो पहले बैग से आई, तो पहले बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, अब पहले बैग में कितनी बॉल थी टोटल 7, उसमें से रेड कितनी है 3 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/7। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट E2 हैज ऑकर्ड, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकाली वो रेड है, कब, जब वो सेकंड बैग से आई, तो सेकंड बैग में रेड कितनी है 5, कितने में से 11 में से, तो 5/11, ठीक है। ओके, निकालना क्या है, इट इज फाउंड टू बी रेड, ये आपको दे रखा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये जो रेड बॉल आई वो सेकंड बैग से आई, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको तो लिख दो ऊपर, सेकंड बैग मतलब E2 को तो ऊपर लिख दिया, ये तो आपको निकालनी है, गिवन क्या है कि वो जो बॉल थी वो रेड थी, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, E2/A, तो ध्यान देना जब भी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हो तो बेस थ्योरम अप्लाई करना है, सीधा सीधा पूछे, इस रास्ते से आया, इससे आया, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछे तो डेफिनेटली आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये बनेगा, अब वही फॉर्मूला है PE2 PA/E2, बस ये सब्जेक्टिव मेथड में ये सब लिखना होता है आपको, ये भी सब्जेक्टिव मेथड ही है, लेकिन यहाँ पे आपने ये मेंशन नहीं किया, E1 E2 के बारे में बताना पड़ेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए रॉकेट बनाया है, ठीक है। बाकी आप इसी से करो बेटर रहेगा, हाँ खुद को समझाने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, ये एग्जाम में बना दे तो भी ठीक है, लेकिन E1 E2 को डिफाइन करके लिखोगे आप, E1 क्या है E2 क्या है, ठीक है। ओके, अपॉन E2 इंटू PA/E2 प्लस E1 इंटू PA/E1, और ये जो भी E1, ये जो भी वैल्यू है पुट करोगे तो आंसर वही आ जाएगा 35/68। ओके,
अब आप बोलोगे सर आपने तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन बता दिया। इजी तो तब हो गया जब आपकी समझ में आ गया, इसलिए इजी है। कोई बात नहीं, एक थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज 13.3 में है। अब वो देखते हैं कौन सा है। तो अब देखते हैं एक बुक का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक में। इसमें क्या बोल रखा है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैसेस। ये कह रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है, वो एमसीक्यूज टाइप का टेस्ट दे रहा है, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज आपके पास है, किस किस की प्रोबेबिलिटी, या तो वो आंसर जानता है या फिर वो गैस करता है, अनुमान लगाता है। आप ऐसा समझो तुक्के मारता है, ठीक है। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। 3/4 किस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है, और 1/4 इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि वो तुक्का मारता है, अनुमान लगाता है, गैस करता है, ठीक है। तो ये दो इवेंट ऐसी हैं जो सैंपल स्पेस का पार्टीशन करेंगी, ठीक है। तो इनको मैं E1 और E2 बोल देता हूं। आगे क्या कह रहा है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं लिख देता हूं इवेंट E1। इवेंट E1 मैंने किसको लेट किया, जो स्टूडेंट है ना वो आंसर को जानता है, नोज द आंसर, ठीक है। और E2 मैंने किसको लेट किया कि वो गैस करता है, गैसेस द आंसर, यानी आंसर का वो अनुमान लगाता है, इसको मैंने इवेंट E2 बोल दिया, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी आपको रखी है तो इनको भी लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यानी आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, और वो कितनी है 3/4 है। और E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी रखी है, गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ओके, ये उसने बोल रखा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर, वो किसी आंसर को गैस करता है, विल बी करेक्ट, तो वो गैस किया हुआ आंसर उसका सही होगा, अनुमान लगा के वो सही आंसर रिप्लाई कर रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, कि वो बच्चा आंसर जानता है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछिए कब, गिवन दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस, इवेंट दिस इवेंट हैज ओकर्ड, मतलब ही आंसर्ड इट इज करेक्टली, इस बात की आपको नॉलेज है, ये आपको गिवन है कि उसका आंसर सही है। तो जो गिवन है उसको हम एक नई इवेंट सपोज ए से डिनोट करते हैं, तो इवेंट ए क्या है, आंसर उसने करेक्ट दिया है, यानी आंसर इज करेक्ट, ये मैं लेट कर रहा हूं इवेंट ए को, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये 1/4 ये क्या रखिए, फिर से आओ इस पे, एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हु गेस द एट द आंसर, अगर वो आंसर का अनुमान लगा रहा है, विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4, कि वो आंसर का अनुमान लगा रहा है और उस आंसर का सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। इसका मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी, आंसर इज करेक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कब, जब वो गैस कर रहा है, यानी A/E1, ये आपको दे रखा है, ये कितना है 1/4। अब यहां पे एक चीज मिस है, A/E2, अब वो क्या बनेगी PA/E2। A/E2 का मीनिंग क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उसका आंसर सही है कब, व्हेन इवेंट E2 हैज ओकर्ड एंड E2 गिवन दैट गैसेस द आंसर, सॉरी E2 यहां पे मिस्टेक कर दी हमने, वो गैस करके अनुमान दे रहा है ना, तो यहाँ पे E2 आएगा, फिर यहाँ पे E2 आएगा, गैस करके और फिर सही बता रहा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो गैस करने वाले तो E2 है ना, E1 नहीं है, यहाँ पे E1 करो आप, सॉरी इसके लिए करेक्शन करना आप, E1 आएगा, ठीक है। इसने क्या पूछा है, ये आपको गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी कि वो उसका आंसर सही होगा कब, जब वो इवेंट E1 हैज ओकर्ड, यानी जब वो आंसर जानता है। अरे भाई जब वो आंसर सही जानता ही है, तो अगर वो आंसर जानता ही किसी क्वेश्चन का, तो वो बोलेगा भी सही, रिप्लाई भी सही करेगा, तो ये तो श्योर इवेंट होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि वो आंसर जानता है, और आंसर जानेगा तो सही तो रिप्लाई करेगा, ठीक है, यानी ये श्योर इवेंट है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, तो A/E1 यहाँ पे क्या लेना है आपको 1 लेना है, ये चीज मिस थी, और ये आपको बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करके इसको लिखना था, ठीक है। अब
उस पे आ जाओ जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर मतलब इवन की प्रोबेबिलिटी पूछी है। इवन की प्रोबेबिलिटी कब, गिवन दैट दिस इवेंट हैज ओकर्ड, यानी उसका आंसर सही है और उसको आपने ए बोल रखा है, तो जो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है। और अब वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हुई कि नहीं हुई, यहाँ पे मैं रॉकेट डायग्राम से बता रहा हूँ, यहाँ पे इवेंट E1 है, यहाँ पे इवेंट E2 है, E1 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। ये इवेंट आपके पास ए है, आंसर उसका करेक्ट है, रफली बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो इस बात से आएगा, इससे होता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, A/E1 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। वो कितनी है 1, A/E1 की प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या है, उसका आंसर सही होगा कब, जब वो आंसर जानता है, तो वो तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और ये कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, उसका आंसर सही है कब, जब वो अनुमान लगा के उत्तर दे रहा है, तुक्के लगा के उत्तर दे रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 1/4 दे रखी है, ठीक है। ओके, पूछा गया इसने, अगर वो उसका उत्तर सही है, ये आपको दे दिया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो नोज द आंसर, कि वो उत्तर जानता था, ठीक है। रिवर्स में आ रहा है, E1 क्या था, उत्तर जानना, नोज द आंसर, तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ये अगर आपको गिवन है तो रिवर्स हो गया ना, तो रिवर्स में क्या करोगे, बेस थ्योरम, इसका फॉर्मूला क्या था, P(E1) इंटू PA/E1, नीचे क्या आएगा, P(E1) PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, PE1 3/4 इंटू PA/E1, A/E1 1 अपॉन ये एज इट इज ऊपर वाला है 3/4 ही बनेगा, प्लस PE2 देखो, PE2 1/4 इंटू PA/E2 1/4, तो ये बन गया 3/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/16, 3/4, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो नीचे वाले को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम ऊपर आएगा, एलसीएम आ गया 16, वो ऊपर आ गया, 4 4 जा 4 3 जा 12 प्लस 16 1 जा ये 1 आ गया, तो ये बनेगा, ये कैंसिल 4 टाइम, 4 3 जा 12 और नीचे 12 प्लस 1 13, तो 12/13 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेस थ्योरम अब अच्छे से समझ में आई होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या है वो भी अच्छे से समझ में आई होगी, दोनों का डिफरेंस कहां पे होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर मैंने ये जो एग्जांपल्स बताए इनको आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो जो आपके एनसीईआरटी बुक के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जांपल्स हैं, उनको आप इजीली कर पाओगे, इस बात की फुल गारंटी मैंने ली थी। अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो और आप अपना लेवल चेक कर सकते हो कि आपने कहां तक समझा है, कहां तक सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य बोलें अपने साथियों को। थैंक यू।